Greetings everyone. I'm going to start class 11 biology from NCERT. Beta, NCERT is a very good source for having better understanding of the concept or topic. So I have chosen this resource only. So today I will start from chapter number 1, that is the living world. I will teach you NCERT line to line for better understanding. So I am going to start. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. कि जिस वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है जो कि बहुत अमेजिंग है. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be its cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs, leaves us speechless. इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर कोल्ड माउंटेन्स, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert, hot springs, ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं कि हम स्पीचलेस हो जाते हैं इनको देखने के बाद. इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं. द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स ओ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर. गैलोपिंग हॉर्स मतलब तेज दौड़ने वाला घोड़ा, उसकी एक ब्यूटी है. माइग्रेटरी बर्ड कितना लंबा डिस्टेंस कवर करती है. वैली ऑफ फ्लावर्स, एक वैली है जिसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं. एक अटैकिंग शार्क, एक शार्क अपने एनिमी पे अटैक करे, वो सारा क्या है, एक ब्यूटीफुल व्यू है. और ये सब देख के हम बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं बेटा. द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन among members of a population and amongst population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what ended is life. यहां पर बेटा हमारे पास दो टर्म आई है. यहाँ पे हमारे पास दो टर्म हैं जिसको हमें समझना जरूरी है. We have first term is population. First term is population. What is population? Population is nothing as group of organism of same species. उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग. एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी कैट हैं वो सारी क्या है बेटा, एक स्पीसीज की हैं. डॉग होंगे वो सारे एक ही स्पीसीज के होंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉपुलेशन कहते हैं. एक हमारे पास है बेटा, यहां पे वर्ड आता है कम्युनिटी. Community is nothing else group of population. Group of population में I will talk about a forest. Like forest is a community in which plant population is there, animal population is there and other organisms. तो जहां बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है वो क्या बनाती है, कम्युनिटी. जहां बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं सेम स्पीसीज के, वो क्या बनाती है, पॉपुलेशन. गॉट इट. यहां पर बेटा come to our point that ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community. Ecological conflict होता है जहां पर भी कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना. उन पॉपुलेशन के मेंबर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉपरेशन होती है. कम्युनिटी में रहने वाली पॉपुलेशन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके बीच में कॉपरेशन भी होती है. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक टाइप का कॉम्पिटिशन लगा लीजिए आप, ठीक है ना. इवन जो एक सेल होती है ना, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कोऑपरेशन होती है. तो हमने एक बड़े से बड़े लेवल पे भी ये चीज देखी और एक छोटे से छोटे लेवल पे भी देखी कि कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन है. ऑर्गेनिज्म आपस में
इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या। तो इस क्वेश्चन के बेटा दो क्वेश्चन बनते हैं, दो इम्प्लिसिट क्वेश्चन है, इसके अंदर ही दो क्वेश्चन है। पहले वाला थोड़ा टेक्निकल वन है, जो ये पूछता है कि व्हाट लिविंग इज टू अपोज टू द नॉन लिविंग। कौन सी चीजें हैं जो एक लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है और नॉन लिविंग के नहीं है। कहने का मतलब क्या डिफरेंस है एक लिविंग और नॉन लिविंग होने का। सेकंड जो क्वेश्चन है वो बेटा फिलोसॉफिकल वन है, जो हमें ये पूछता है कि पर्पस क्या है लाइफ का। क्योंकि साइंटिस्ट फैक्ट पे बिलीव करते बेटा, तो यहां पर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना कि सेकंड वन कि व्हाट इज लिविंग। एंड आवर चैप्टर नेम इज द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट our subtopic is diversity in the living world. Diversity in living world. If we look around, you will see a large variety of living organism, be it potted plants, insects, birds, your pets or other animals and plants. जब आप अपने चारों तरफ देखते हो, खुद सोच के देखो, चारों तरफ देखते हो, क्या कुछ आप देख रहे हो? आप पोटेड प्लांट्स देख रहे हो, इंसेक्ट देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो, पेट्स देख रहे हो, एनिमल्स देख रहे हो, प्लांट्स देख रहे हो, है ना। तो हमारे पास बहुत सेवरल ऑर्गेनिज्म हैं जिसको आप नेक्ड आई से देख भी नहीं पा रहे हो। जैसे कि आपके कहीं भी अगर आपके घर में स्टेगनेंट वाटर है, खड़ा हुआ वाटर है, उसमें कोई लार्वा है, क्या आप नेक्ड आई से देख पा रहे हो? नहीं देख पाओगे। अगर कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर तो आप नहीं देख पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको आप देख भी पा रहे हो, बहुत सारे ऐसे हो जिसको आप देख ही नहीं पा रहे हो अपने आसपास। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है ना बेटा, वैसे वैसे हमारी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं कि एक घर में बैठे बैठे मैं देख रही हूं कि मेरे चारों तरफ कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एक अलग ऑब्जर्वेशन होगी। हमारी जो लिस्ट होगी ऑर्गेनिज्म की वो एक अलग लिस्ट होगी एज कंपेयर टू अगर हम किसी फॉरेस्ट में बैठ करके, एक डेंस फॉरेस्ट में बैठ करके ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते, तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी हो गई। मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। तो कहने का मतलब यही है कि अगर एरिया बढ़ता है तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी क्या बढ़ती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के आपने चारों तरफ ने प्लांट देखे, एनिमल देखे, ऑर्गेनिजम्स को देखा, वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज या फिर वो ऑर्गेनिज्म, वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक वर्ड आता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम दो पार्ट में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो इज यूज्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी यूज्ड फॉर द नंबर। तो डाइवर्सिटी किस चीज की? नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टाइप ऑफ स्पीसीज। तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। आज तक हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब कर लिया है। और उसमें क्या इन मिलियंस में क्या एक ही टाइप की स्पीसीज होगी? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होंगी, प्लांट के अंदर भी, एनिमल के अंदर भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या बनाती है? नंबर एज वेल एज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, यू विल डिस्क्राइब, यू विल टेल कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ कॉन्स्टिट्यूट और रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी। बेटा जैसे जैसे हम न्यू एरियाज एक्सप्लोर करते हैं ना, या फिर ओल्ड वन एक्सप्लोर करते हैं, हमें नए ऑर्गेनिज्म वहां मिलते जाते हैं। मान लो मैंने एक जगह को पहले एक्सप्लोर किया था, ठीक है, वो मेरे लिए न्यू एरिया था, वहां पे मुझे कुछ नंबर ऑफ स्पीसीज देखने को मिली, लेकिन उस एरिया में मैं अगर दोबारा जाती हूं तो नए ऑर्गेनिज्म वहां पे आइडेंटिफाई होते रहेंगे। ठीक है, एज स्टेट अर्लियर, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animal in our own area by their local names. अब हमारे चारों तरफ हम जो भी ऑर्गेनिज्म को एक लोकल नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो हम मैंगो को मैंगो कहते हैं,
लेकिन जब आप साउथ इंडिया में चले जाओगे बेटा, वहां पे मैंगो को कुछ और कहते हुए मिलेंगे। तो हर एक एरिया का लोकल नेम अलग होता है, और ये जो प्लेस टू प्लेस क्या होता है बेटा, वेरी होता है, इवन कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर भी। तो जब भी आप अगर नॉर्थ इंडियन अगर कोई पर्सन है वो साउथ इंडिया में जाएगा और वो मैंगो के लिए बात करेगा, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप अच्छे से एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या है बेटा, बात ही नहीं कर पाओगे। टॉपिक या मैं ना बोल करके ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो आप नहीं बात कर पाओगे कि आप कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला काम है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक स्टैंडर्ड नेम रखते हैं। हम क्या रखते हैं? एक स्टैंडर्ड नेम रखते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? नोमेनक्लेचर। नोमन मतलब नाम, नाम देना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम कभी भी कहीं भी जाएं तो हम क्या कर सके, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। पहले मुझे ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन तो पता होनी चाहिए, उसको मैं करेक्टली डिस्क्राइब तो कर पाऊं, तभी तो मैं उसका नामकरण करूंगी। अगर मैं उसको पहचानती ही नहीं हूं तो मैं उसका नामकरण कैसे कर सकती हूँ, उसका नोमेनक्लेचर कैसे कर सकती हूँ? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, राइट? In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. इसको लेकर के साइंटिस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया कि किस तरीके से इनको साइंटिफिक नेम जो असाइन करे जाएं कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है बेटा, एक्सेप्ट हो पाए। प्लांट्स के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए बनाई बेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ICBN, व्हाट इज द फुल फॉर्म ICZN। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट। द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम से इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अगर उस साइंटिफिक नेम को आप बोलोगे तो जो पर्सन है वो उस चीज को समझ जाए कि आप कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। जो एक पर्टिकुलर नाम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप दे रहे हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से वही क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट ने कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को यूज किया साइंटिफिक नेम देने के लिए, और उन्होंने कहा कि जो हम नाम दे रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस नाम के दो कंपोनेंट होंगे, यानी कि उसमें 2 वर्ड हम यूज करेंगे उसके नाम में। ठीक है ना, जैसा पहला है जेनरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। क्योंकि 2 कंपोनेंट हो रहे हैं तो इस टाइप के नोमेनक्लेचर को नाम दे दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मींस 2, नोमियल मतलब नेम के 2 कंपोनेंट, उसको बोलेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो प्रोसेस, ये जो तरीका दिया था, वो जो सिस्टम दिया था वो दिया था कार्लस लिनस। दिस इज द क्वेश्चन फॉर एग्जाम। पूछेंगे आपसे, एग्जामिनर पूछेगा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कार्लस लिनस। ठीक है, तो दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। तो इसको कन्वीनियंट माना गया कि हाँ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते बेटा मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नाम दिया गया मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, इस नाम में 2 कंपोनेंट है, इस नाम पे 2 वर्ड है हमारे पास, जैसे हमारा खुद का नाम होता है
ठीक है ना। एक तो पहला वर्ड हमारा नाम होता है, दूसरा ना हमारा सरनेम होता है। वैसे ही इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड है बेटा। पहला वर्ड मेंजिफेरा बताता है उसके जीनस को, और सेकेंड वाला वर्ड है इंडिका, वो बताता है उसकी स्पीशीज को। बेटा जो ये वर्ड आए हैं जीनस एंड स्पीशीज, ये मैं आपको क्लियर करूंगी लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ रूल तो होने चाहिए, ठीक है, नॉमेनक्लेचर के। तो कुछ नॉमेनक्लेचर के रूल्स दिए गए हैं बेटा, वो हमें पढ़ने हैं। उन्होंने कहा कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन में होने चाहिए, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज चेंज नहीं होती टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन में होने चाहिए, और अगर उसको आप राइट डाउन कर रहे हो किसी पेपर पे तो भी इटैलिक्स में होने चाहिए। दीज आर द रूल्स। Okay, correct. Now come to the next. The next rule was the first word in the biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. ये हम पढ़ चुके हैं. Come to the third point. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. अब यहाँ मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे ये कह रहे हैं थर्ड वाले पॉइंट पे हमें क्या कहा गया बेटा, कि अगर हम मान लो मैंने मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा मैंजी फेरा इंडिका, अगर मैं इसको हैंड रिटन है ये, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी। ये अंडरलाइन ये शो करता है कि इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करती हूं तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है ना। प्रिंट करती हूं तो किस में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द फोर्थ रूल वॉज 1 second प्लीज। The fourth rule was the first word denoting the genus starts with a capital letter. जो जीनस का वर्ड होगा, जो फर्स्ट वर्ड था हमारा बेटा, उसका जो पहला लेटर वो कैपिटल होना चाहिए। किसका, जीनस का। और स्पेसिफिक एपिथेट का क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा का जो एम है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल है, और इंडिका का जो फर्स्ट लेटर आई है वो क्या है, स्मॉल। तो दीज the 4 rules which were followed by the scientist while during the nomenclature. Okay, now come to the next. देखो, name of the author appears after the specific epithet. फिर ये कहा गया कि भाई जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर रहा है उसको भी तो कुछ ना कुछ श्रेय जाना चाहिए। तो कहा गया कि जो स्पीसीज का नाम लिखने के बाद हम एक और नाम लिखेंगे, और वो किसका होगा, ऑथर का, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कहा होगा, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका लिन, लिन का मतलब है कि लिन बताता है कि किस ऑथर ने इसको डिस्क्राइब किया है, एंड इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था लिनस, तो लिनस की हमने क्या है, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज की है। करेक्ट। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible, and this process is called the classification. अब सोच के देखो, हम अपने चारों तरफ एरियाज में देख रहे हैं, बहुत टाइप के प्लांट्स हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स हैं, बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स में भी कुछ ऐसी स्पीसीज है जो लग रही है एनिमल्स की तरह लेकिन होती प्लांट है। बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा। और कंफ्यूजन से निकलने के लिए एक प्रोसेस क्या है हमारे सामने आई, क्लासिफिकेशन, कि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको नाम दो और उसको एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो, ताकि जब भी उस कैटेगरी को उठाऊं तो उस ऑर्गेनिज्म को इजीली मैं स्टडी कर पाऊं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है ना, जैसे कि मैं प्लांट और एनिमल को देखती हूँ या फिर डॉग, कैट और इंसेक्ट को देखती हूँ। अब बेटा प्लांट्स जो होंगे क्या उसको मैं एनिमल की कैटेगरी में रखूंगी? नहीं ना,
अगर मुझे कोई प्लांट दिख रहा है, ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर सिमिलर टू द प्लांट्स, तो उसको किसकी कैटेगरी में रखूंगी? प्लांट की कैटेगरी में रखूंगी। अगर मुझे डॉग्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं, तो मैं उसको डॉग की कैटेगरी में पढ़ूंगी, ना कि कैट की कैटेगरी में पढ़ूंगी। तो मैं कैटेगरी वाइज उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा बेटा, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बाय स्टडिंग। ठीक है, the moment we use any of these terms we associate certain characters with the organism in that group। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ कैरेक्टर उनके साथ हम क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं, तभी हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे। What image do you see when you think of a dog? जब आप एक डॉग के बारे में सोचते हो तो डॉग की इमेज आएगी, कैट की तो आएगी ही नहीं, है ना? Obviously each one of us will see dogs and not the cats। Now if we were to think of Alsatians, एल्सेटियन वो डॉग्स होते हैं बेटा जिनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, जो पुलिस यूज करती है, ठीक है, या फिर गार्ड यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनको बोलते हैं एल्सेटियंस। वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें पता है कि अगर हम डॉग के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो कैट नहीं आएगी, डॉग की ही इमेज आएगी। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs। अगर मैं बात करूं मैमल्स तो आपके दिमाग में आएगा मैमल्स होते हैं जिसकी बॉडी पे हेयर है, जिसके एक्सटर्नल ईयर है। लाइकवाइज अगर मैं कहूंगी इमेजिन करो वीट के बारे में, तो आपके माइंड में पिक्चर आएगी वीट प्लांट की, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। हैंस ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या है? कन्वीनियंट कैटेगरीज है बेटा ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, है ना? राइट। तो हमें इनको कैटेगरीज में अब अगर हम डिवाइड कर लेंगे, और कैटेगरीज में डिवाइड करना ही क्या होता है बेटा? इनको क्लासिफाई करना, ताकि हम इनकी इजीली स्टडी कर पाए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, हम नहीं याद रख पाएंगे कि इसको कौन सी कैटेगरी में रखना है। ठीक है, तो इन कैटेगरीज को बेटा एक साइंटिफिक टर्म दे दी गई और इनको बोलना शुरू कर दिया गया टैक्सा। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा, नथिंग एल्स। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी माइंड में, इन कैटेगरीज को ही एक साइंटिफिक टर्म दे दी गई है, दैट इज टैक्सा। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। अब ये कैटेगरीज ना बेटा डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि प्लांट है, प्लांट ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, और प्लांट के अंदर ही हमने क्या रखा है? वीट रखा हुआ है, क्योंकि वीट एक प्लांट है, प्लांट एक ब्रॉड टर्म है, और वीट उसके अंदर उसकी कैटेगरी है, तो वीट भी क्या है? एक टैक्सा है। तो प्लांट एक टैक्सा अलग लेवल पे हो गया, और वीट एक टैक्सा अलग लेवल पे हो गया। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सारे टैक्सा हैं। अब डॉग्स को मैं कहाँ रखूंगी? मैमल में रखूंगी, और मैमल्स किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो लेवल अलग हो गए ना, डॉग्स का टैक्सा अलग लेवल का हो गया, मैमल्स एक टैक्सा है अलग लेवल का, और एनिमल एक टैक्सा है अलग लेवल का। बट you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. ठीक है बेटा, clear है? Now come to the next. Has based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके हम उनको डिफरेंट टैक्सा में डाल देंगे, ठीक है ना? और इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को बोलते हैं बेटा टैक्सोनॉमी। इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ही वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। टैक्सोनॉमी से वर्ड है टैक्सॉन, टैक्सॉन, ठीक है ना? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट लेवल पे एक टैक्सा में डिवाइड कर देते, क्लासिफाई कर देते हैं, उस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही क्या कहते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी। External and internal structures along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। पहले जो प्रिमिटिव जो हमारी मेथड था टैक्सोनॉमी का, उसमें हम कुछ कैरेक्टर्स ले लेते थे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ले लिए, लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी लेकर चलते हैं। जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है? यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी है, ठीक है, वो कहाँ रह रहा है, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो बेस बनाती है किसका? मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का।
तो और बारीक तरीके से हम उसकी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। करेक्ट। हैंस कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफिकेशन, फिर इसको आइडेंटिफाई करना, फिर इसको एक टैक्सा में देना, उसको क्लासिफाई करना, और फिर इसका नामकरण करना, उसका नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, ये सारी प्रोसेस क्या होती है, बेस होती है बेटा किसका, टैक्सोनॉमी का। तो टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहले कैरेक्टर्स जानते हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट में जाएगा, एनिमल में जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं और फिर इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, हमारे लिए नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग इस चीज को पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पहले टाइम पे जब ह्यूमन बीइंग था तो उसने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जाना और उसने अपने नीड के अकॉर्डिंग को कैटेगरीज में डाल दिया। कैसे? इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये उनकी बेसिक नीड थी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। उसके बेसिस पे उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैटेगरीज में बांट दिया था। तो कैटेगरीज तो तब भी बन रही थी, तो एक नया कंसेप्ट नहीं है बेटा। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो पहले का बेस क्या था कि ह्यूमन बीइंग के लिए उसका क्या यूज है, वो एक क्या था, बेस था, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की जा रही थी। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट different kinds of organism and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as the systematics. हमारे पास दो टर्म आ गई बेटा, एक टैक्सोनॉमी, एक सिस्टमैटिक्स। बहुत इजी वे में बताती हूँ कि सिस्टमैटिक्स होता क्या है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी हमने जान ली है, अब हमें पढ़ना है सिस्टमैटिक्स। मैं अगर यहां लिख दूंगी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के साथ साथ अगर मैं यहां जोड़ दूं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो ये बन जाएगी बेटा सिस्टमैटिक्स। ठीक है, जब किसी भी सपोज कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सारी प्रोसेस के थ्रू हमने देख लिया, टैक्सोनॉमी उसकी हमने कर दी, लेकिन जब हम उसका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप देखते हैं कि उसका एंसेस्टर कौन है, उसके डिसेंडेंट्स कौन है, जब हम उसके इवोल्यूशन के साथ उसको जोड़ देते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं बेटा सिस्टमैटिक्स। तो कौन सी टर्म यूज करते हैं बेटा, हम सिस्टमैटिक टर्म यूज करते हैं। ठीक है, one second please. Yes, so the word systematics is derived from the Latin word systema. Latin लैंग्वेज में एक वर्ड था सिस्टेमा, वहां से हमने सिस्टमैटिक वर्ड यूज किया है, जिसका मतलब होता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम में अरेंज करना, कि मान लो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको अरेंज करना है, पहले इसके एंसेस्टर आएंगे, फिर इसके डिसेंडेंट्स आएंगे, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में एक सिस्टम से इसको अरेंज करना। सो लिनस यूज्ड सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उसकी एक बुक आई थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर, किसकी, लिनस की। दिस इज द क्वेश्चन फॉर एग्जाम। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relation between the organism. Taxonomy के प्रोसीजर पे जाने के बाद जब हम उसके evolution के साथ उसको जोड़ देते हैं ना बेटा, तो वो हो जाता है systematics. So आज के लिए इतना ही। I hope ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। अगर बेटा कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, प्लीज कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, आई विल सॉल्व योर डाउट। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।